स्टार्ट। ओके, क्लास 9 और आपका चैप्टर नंबर 2 है। ऑलरेडी आपका एक रिवीजन टाइप में आज मैं करवा रहा हूँ। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से पहले आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो आपको याद हो गया, ठीक, आपने पढ़ भी लिया। लाइन बाय लाइन चलिए इसके पीछे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हमें समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। Lavoisier, along with other scientists, नाम है ये, noted that many compounds were composed of 2 or more elements and each such compound had the same element in the same proportion। मतलब देखो क्या है, इस साइंटिस्ट ने क्या नोट किया कि बहुत सारे कंपाउंड्स किससे बने होते हैं, एलिमेंट से बने होते हैं। ये आपको पता है कि कंपाउंड बहुत सारे एलिमेंट मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। और एलिमेंट से छोटा क्या होता है, एटम, ठीक है। एटम बहुत दो से तीन एटम जब मिल गए तो मॉलिक्यूल बन गया, फिर मॉलिक्यूल से फिर एक एलिमेंट बना, और एलिमेंट जब फिर कंबाइन हो जाते तो कंपाउंड बन जाता है। यहाँ तक आता है समझ में? तो क्या कहता है कि कंपाउंड 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलके बने होते हैं और हर कंपाउंड का एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है। कंपाउंड का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलके बना। जैसे कि आपका, और एलिमेंट क्या तरह के हो सकते हैं, एलिमेंट आपके मेटल भी हो सकते हैं, एलिमेंट आपके नॉन मेटल भी हो सकते हैं, और आपके क्या हो सकते हैं, एलिमेंट मेटल हो सकते हैं, नॉन मेटल हो सकते हैं, और मेटलॉइड हो सकते हैं। ये 3 तरह की कैटेगरी हो सकती है। अगर इसको दोबारा से शुरुआत करूँ, सबसे छोटा एटम, बहुत सारे एटम मिलके क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल्स फिर आपस में इकट्ठे होके क्या बना देते हैं, सेम, अगर सेम तरह के होंगे तो एलिमेंट को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। किस बेसिस के ऊपर कि किस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है, वो आप पढ़ चुके हो। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड पढ़ चुके हो ना आप ये, ठीक है। अब कंपाउंड कैसे बनते हैं, जब एक या एक से अधिक एलिमेंट, वो एलिमेंट चाहे मेटल हो, चाहे नॉन मेटल हो, चाहे मेटलॉइड हो, एक या एक से अधिक एलिमेंट आपस में जुड़ के कंपाउंड बनाते हैं। ओके, उदाहरण के लिए H2O, ये एक कंपाउंड है। H2O का मतलब पानी। कौन कौन से एलिमेंट है इसमें, हाइड्रोजन के एलिमेंट है, ऑक्सीजन के एलिमेंट है। ये इन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि केमिकल रिएक्शन में, उससे पहले आपने क्या पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि किसी भी चीज का मास प्रकृति के अंदर, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता, ना बनाया जा सकता। अब इसी से आगे हम एक स्टेप बढ़ते हैं। कंपाउंड का मतलब कुछ एलिमेंट मिलके बने हैं। ये क्या कह रहे हैं कि जो एलिमेंट मिलके एक कंपाउंड को बना रहे हैं, वो बिल्कुल उनकी एक फिक्स प्रोपोर्शन होगी, ठीक है। फॉर उदाहरण के लिए, जब आप सीमेंट का मसाला बना देते हो, है ना, सीमेंट डालते हो, रेती डालते हो, बजरी डालते हो, मिलाया मसाला बन गया, यही करते हैं ना। तो इसको आप ऐसे मान के चलो कि ये क्या कह रहा है कि एक फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर, आपने मिस्त्रियों को बोलते हुए सुना होगा कि 4 नंबर का मसाला बना दे, 3 नंबर का मसाला बना दे। तो वो क्या कहता है, 4 भाग सीमेंट के, 2 भाग आपकी बजरी के, 1 भाग रेती का, फिर पानी मिला के, है ना। अगर हम इसको अलग 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 कर दें तो वो सब चीज़ों का एक प्रोपोर्शन हो जाएगा। प्रोपोर्शन का मतलब समझते हैं ना, एक हिस्सा, इतना ये मिला, इतना ये मिला, इतना ये मिला, इतना ये मिला, इतना ये मिला। सारे कंपाउंड इसी तरीके से बने हुए हैं, ये बोलने की कोशिश कर रहा है। नाउ क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। And each compound had the same element in the same proportion, irrespective of where the compound came or who prepared it. In a compound such as water, अब देखो पानी का उदाहरण, ratio of the mass of hydrogen to the mass of oxygen. रेशो क्या होती है, जब हम बोलेंगे कि रेशो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऊपर आ गया, टू द मास ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का मास डिवाइडेड बाय में ऑक्सीजन का मास, तो उसकी रेशो बोल दी जाएगी। ये बात कर रहा है इसमें। इन अ कंपाउंड सच एज वाटर, द रेशो ऑफ मास ऑफ द हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8, ठीक है। मतलब 8 भाग तो आपके ऑक्सीजन के होंगे और 1 भाग हाइड्रोजन का होगा। यहाँ तक आता है समझ में? वट एवर द सोर्स ऑफ द वाटर, चाहे कहीं का भी पानी हो, समुद्र का, नाले का, गंदे नाले का, और सड़े हुए पानी का, वो सब का मतलब यही होगा, H2 मतलब H2। Thus, if 9 grams of water is decomposed, 1 gram of hydrogen and 8 gram of hydrogens are always obtained। अगर हम उसको तोड़ने की कोशिश भी करेंगे तो भी हमारे को क्या मिलेगा, 1 भाग तो हाइड्रोजन का और 8 भाग
ऑक्सीजन के, और टोटल कितना हो गया, 1 प्लस में 8 कितना हो गया, 9। Similarly, in ammonia, the nitrogen and hydrogen are always present in the ratio of 14:3. अमोनिया क्या होता है, NH3। इसके अंदर जैसे H2O की हमने प्रोपोर्शन निकाली, ऐसे ही NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, इसकी जो रेशो निकलेगी वो हमेशा 14:3 की होगी। नाइट्रोजन का ऊपर, हाइड्रोजन के नीचे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं हम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ऐसे करके, ठीक है। This led to law of constant proportion, which is also known as the law of definite proportion. इससे हमारे को क्या पता लगा, law of constant proportion। constant proportion का, constant का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट और फिक्स, और proportion का मतलब होता है हिस्सा। इससे हमें यह पता चला कि इन अ केमिकल सब्सटेंस, किसी भी केमिकल सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट, सभी एलिमेंट हमेशा एक फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अब आया क्लियर। जैसे कि NH3 एक कंपाउंड है, अगर केमिकली कंपोजिशन हम देखें तो जितने नाइट्रोजन का हिस्सा और हाइड्रोजन का हिस्सा, उनकी रेशो हमेशा फिक्स रहेगी, चाहे वो किसी भी सोर्स से लिया गया हो। अब नाउ इट इज क्लियर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्लियर, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज क्लियर नाउ। अब बस ये आपको याद करना है। The next problem faced by the scientists was to give appropriate explanation to these laws। लेकिन ये तो बता दिया था। देखो अब साइंस के अंदर हमेशा क्या कहते हैं, पहले दी जाती है थ्योरी, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ होगा, ये है थ्योरी। फिर उसके पीछे दिया जाता है हाइपोथेसिस। अच्छा तेरे को ऐसा लगता है तो कैसे लिया होगा, फिर वो हाइपोथेसिस देखो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे एक CID देखते हो आप, दया मुझे लग रहा है ये किसी ने मारा है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, कैसे पता लगा आपको, ये देखो दरवाज़ा खुला हुआ था, ये आया, ऐसे हुआ, वो हुआ, मारा है इज अ थ्योरी। हाइपोथेसिस फिर चीज़ों को सोच के बनाना, ऐसा हुआ होगा, आया समझ में। हाइपोथेसिस के बेसिस के ऊपर फिर क्या निकल के आते हैं, जब बहुत सारे हाइपोथेसिस हो जाते हैं, फिर उनके अंदर से खिड़की से क्या हो सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये हाइपोथेसिस है। फिर पता चला यार खिड़की के अंदर, रोशनदान के अंदर से तो क्यों आएगा, कैंसिल करो, ठीक, वहाँ से क्यों आएगा, इसको भी कैंसिल करो। एक रास्ता निकला, हाँ ये कांच टूटा हुआ है, इसके अंदर से आया होगा, वो वाला हाइपोथेसिस जो कि सबसे सुप्रीम आ जाता है, बाकी चीज़ों को कैंसिल करके उसको बोलते हैं फैक्ट, ठीक है। ये होता है फैक्ट, ये आपने अंग्रेजी का वर्ड सुना भी होगा। फैक्ट के बाद में जब हमारे को फैक्ट का मतलब होता है सबूत, फैक्ट हमेशा सबूत के ऊपर बेस्ड होता है। जब हमें ये मिल जाता है, फिर केमिस्ट्री के अंदर जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वे बाकी के हाइपोथेसिस को कर देते हैं कैंसिल, और उस चीज़ को डिफाइन कर देते हैं कि नाउ वी हैव प्रूव कि दिस इज व्हाट, ठीक है। सेम वे के अंदर थ्योरी तो दुनिया भर की दी गई है। अब थ्योरी के ऊपर साइंटिस्ट को पहले थ्योरी को जर्नल के अंदर लिखवाया जाता है, ओके फाइन, मान लिया भाई आपकी बात। देन दे आर आस्क्ड हाइपोथेसिस, किस बेस के ऊपर, फिर वो हाइपोथेसिस देती है। फिर एक कमेटी बैठती है, वो कमेटी उनको डिस्कस करती है, चीज़ें बोलती है, बताओ सबूत बताओ। फिर वो सबूत अगर वे प्रूव कर देते हैं उस चीज़ को, देन इट बिकम अ फॉर्मूला और अ साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट। ऐसे चलता है साइंस के अंदर, आया समझ में, ठीक है। इसी तरीके से अब साइंटिस्ट के पास में प्रॉब्लम क्या होगी कि उन्होंने लॉ ऑफ, ये जो दो लॉ तो दे दिए कंजर्वेशन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन का, प्रूव कैसे करेंगे इसको। प्रूव करने के लिए ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन provided the basic theory about the nature of the matter. Dalton picked up the idea of the divisibility of the matter, which was till then just a philosophy. He took the name atoms as a given by the Greek and said that the smallest particle in the matter are atom. इन्होंने उठा के बोला, इन्होंने ग्रीक के इतिहास को उठा के देखा और उन्होंने बोला कि सबसे छोटी चीज़ एटम होती है। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अब मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाऊँगा। एक समय के ऊपर ग्रीक कल्चर चल रहा था, ग्रीस, यूरोप के अंदर नीचे जहाँ से अलेक्जेंडर आया था। दे वर टू मच इनटू साइंस और वो पैरेलली यहाँ इंडियन पेनिनसुला के अंदर अपने आर्यभट्ट और ये वो, उससे पहले भी हो सकता है बृहद ऋषि और ये वो सारी चीज़ें, वो भी पहले करते गए। होल प्रॉब्लम इज कि ऑल दिस थिंग्स जो स्टार्ट हुई है वो वहाँ इंग्लैंड था, वहाँ से चीज़ों ने, लोगों ने पिकअप करना शुरू किया कि अच्छा ठीक है, इसके अंदर इंटरेस्ट है, साइंस के अंदर क्या होता है क्या होता है क्या, और क्यों के क्वेश्चन वहाँ से आने शुरू हुए। जो वहाँ के जो ग्रीक कल्चर के अंदर थे, उन्होंने उनकी थ्योरीज को उठाया
वहाँ से अपना काम शुरू किया, मतलब नींव बनी बनाई मिल गई, उनको काम करना शुरू किया। वही साइंटिस्ट अगर नींव पकड़ते इंडिया की, तो ये माना जाता है कि उन्होंने तो इतनी इतनी, अगर नींव की बात करें उदाहरण, तो उन्होंने तो नींव भर रखी थी, इंडिया ने तो उसके ऊपर दीवार खड़ी कर रखी थी। बट इंडिया वाज अननोन। बहुत बाद में तो इंडिया का 1498 के आसपास में वास्को डी गामा आया, ठीक है, तब तो इंडिया को पता चला अच्छा ऐसा है। फिर इंडिया के बारे में उनको बस इतना ही समझ में आया कि तो मसाले वसाले बेचने वाले लोग हैं, मसाले बहुत अच्छे होते हैं, चाय मसाला, ये कॉफ़ी वॉफ़ी, धीरे धीरे। बट दे नेवर टुक इंटरेस्ट कि इस इंडिया के अंदर का जो फॉर्मुलेशन है, इसकी जो बेसिस है और हमारी जो स्टडीज़ है, दैट वाज द काइंड ऑफ भाषा बहुत बड़ा बैरियर थी। अलग अलग भाषाएं, संस्कृत और उससे पहले की और भी उसके अंदर लिखी हुई सारी चीज़ें। फिर जब तक उनका थोड़ा बहुत उसके अंदर इंटरेस्ट रहता, जैसे पोर्तुगीज़ आ गए थे, यूरोपियंस आ गए थे यहाँ, ठीक है, 1498 में, इफ़ दे वर हियर, और फिर बाद में फिर बहुत उसके बहुत बाद में फिर अपना फ्रेंच आए, ये आए, तो अगर थोड़ा सा यहाँ के ज्ञान को भी उठा के देख लेते तो दे वुड हैव नोन कि यस वी हैड ऑलरेडी दीज थिंग्स। बट व्हाट दे डिड, दे हैड ओनली सिंगल इंटरेस्ट, मनी, पैसा बना सकते हैं भाई, शोषण करो, लूटो, वो करो, सब कुछ करो। एंड उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले जो आ गए थे वहाँ से ऊपर की साइड से, हिमालय की साइड से, अफ़गानिस्तान वगैरह के ये जो जिनको बोलते हैं खाना बदोश, निरे गवार, शिकारी टाइप के अंदर मुसलमान, ठीक, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंडिया को एक ही चीज़ की, वो बस अल्लाह का नाम लेके आए थे, लूटो, कत्लेआम करो, भर के ले जाओ, और जो भी कुछ है इनकी नॉलेज है उसको जला दो। दे ओनली हैड ए वन कंसेप्ट, मोहम्मद की तरफ से जो उनका एक पैगंबर था जो इस्लाम के खिलाफ है, उसको जला दो। इसका मतलब व्हाट दे डिड एक्चुअली, दे बर्न्ड एवरीथिंग। हमारी जो तक्षशिला, नालंदा यूनिवर्सिटीज़ थी, इफ़ यू टॉक अबाउट दोस्त, वहाँ सब चीज़ें प्रिजर्व, कुछ राजाओं ने प्रिजर्व कर करके रखी हुई थी, ये सब चीज़ें, वो लाइब्रेरी की लाइब्रेरी फूक डाले उन्होंने। दूसरा, हमारे को कंजर्व करना नहीं आया, पत्थर का वो तो आप ऊपर लिखोगे वो तो चल जाएगा, परंतु जो वो क्या कहते हैं, ताड़ पत्थरों के ऊपर लिखते थे, ठीक है, एज होती है ताड़ पत्थर की, पत्ते की, 100 साल चल जाएगा, 1.5 साल अगर अच्छे से प्रिजर्व किया गया, वो सारा का सारा, एक तो लैंग्वेज बैरियर, ऊपर से जो लिखा गया था वो सारा डिस्ट्रॉय, ऊपर से आग लगा दी, तो हमारा तो करा कराया गया। फिर अगले 200, 300, 400 साल हमने एक ही चीज़ के अंदर गुजारे, लड़ाई करने के अंदर, या फिर अपना चीज़ों को दोबारा से संभालने के अंदर। 400 साल का गैप इतना ज़्यादा होता है, 400-500 साल का गैप, कि हर चीज़ भुला दी जाती है। जब आपकी जान पे बनी आए तो आप ये नहीं समझते कि आपके ऋषि मुनियों ने आपको कौन सी धर्म की क्या बात बताई थी या उन्होंने क्या साइंटिस्ट डिस्कवरी करी थी, राइट, होता है। लड़ाई के टाइम के ऊपर ये सब चीज़ें याद नहीं रहती हैं, तो दैट वाज अ ब्लैक ईरा। और उसकी वजह से हम आज की डेट के अंदर जो ये किताबें पढ़ते हैं, वी आर फोर्स टू रीड अबाउट ओनली एंड ओनली ग्रीक्स ने ये कहा था, पोस्टुलेट्स ने ये कहा था, जॉन डाल्टन ने ये बोला था। नहीं तो हो सकता है हम यहाँ पे अपने ऋषियों मुनियों का भी नाम पढ़ रहे होते हैं, बट ना तो हमें फैक्ट उसको हम प्रूव कर पाए, परंतु लेटर ऑन इट केम टू नो, जैसे वृहद ऋषि के बारे में आपने एकदम से अपने पीछे पढ़ा है ना, वो कभी बहुत पहले ही उन्होंने ये सब चीज़ें फाइंड आउट कर ली थी, ठीक है। तो बहुत सारे एरियाज़ के अंदर वी वर हियर, इवन जो हमारी जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है और ये मोहनजोदारो वगैरह, इससे भी एडवांस अपने हरियाणा के अंदर, यहाँ पे कहाँ पे कौन सा है, रानी खेत नहीं, रानी गढ़ी, पता नहीं, राखीगढ़ी अपने हिसार के पास में, वी आर लिविंग इन अ बेल्ट जो कि मोस्ट डेवलप्ड था किसी टाइम के ऊपर। यहाँ पे जो अब हम राखीगढ़ी के पास में अब खोद के जो निकाल रहे हैं, पूरे के पूरा शहर का शहर नीचे अंदर मिला हुआ है, एंड दे हैड ऑल द स्ट्रक्चर्स। हम जैसे अपनी बिल्डिंग्स बनाते हैं ना, ऊपर 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, ऐसे करके रोड निकाल रखी है उन्होंने, नाले निकाल रखे हैं उन्होंने, दे नो हाउ टू प्रिजर्व द थिंग्स। और इस तरह की चक्कियाँ वक्कियाँ लगा रखी है कि वो विदाउट, आप उसको देख के ये बोलेंगे कि अगर इनको साइंस की नॉलेज नहीं है तो ये बना ही नहीं सकता कोई भी। अंदर तक उन्होंने अपने शिपयार्ड बनाए हुए थे गुजरात के अंदर। तो वी इतने ज़्यादा एडवांस थे। अब डोंट नो कि क्या हुआ, 300 साल का अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया की, डोंट नो व्हाट हैपन, कि सब कुछ 300 साल हमें टोटल ब्लैंक मिलता है कि 300 साल हुआ क्या, भगवान जाने। वो हड़प्पा कहाँ गया, भूकंप आया, अंदर चला गया, बाढ़ आई, क्या हुआ, बट द थिंग इज कि एवरीथिंग जस्ट वेनिश्ड फॉर 1 मोमेंट।
अगर आप मोहनजोदारो देखोगे ना, पिक्चर देखिए है मोहनजोदारो ऋतिक रोशन वाली, उसके अंदर क्या होता है लास्ट के अंदर, एक वो नदी आती है आखिर में, वो सारा का सारा पूरे को बहा के ले जाती है ना। माइट भी कुछ ऐसा हुआ होगा कि एकदम से कुछ नेचुरल ऐसी कैलामिटी आई होगी कि शहर मतलब नीचे ही चला गया उसके अंदर, बट दे वर रियली एडवांस, रियली एडवांस। अगर वो हम रहते तो शायद आज की डेट के अंदर हम कम से कम भी 300 से 400 साल और आगे रहते, बट हमारा इंडिया का क्या रहा है, पीक लो, पीक फिर बिल्कुल लो, वी हैव टू स्टार्ट अगेन अगेन अगेन, ठीक है, वो हमारा ये रहा है। इसलिए आप यहाँ पे अंग्रेजी नाम पढ़ते हो। यहाँ तक आया क्लियर? हिस्ट्री में इंटरेस्ट ले होगा आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अभी जॉन डाल्टन ने यहाँ पर दोबारा आ जाओ, हिस्ट्री से केमिस्ट्री पे आ जाओ दोबारा से। जॉन डाल्टन ने प्रोवाइड ये थ्योरी थी, तो थ्योरी के ऊपर उसने काम करना शुरू किया और उसने क्या फिलॉसफी दी, उसने ग्रीक से शब्द उठाया एटम। एटम का मतलब हिंदी में हमारे यहाँ पे भी पैरेलली मिलता है अणु, ठीक है, यानी कि एक ऐसी चीज़ जिसको हम और ज़्यादा छोटा उससे हम कुछ सोच ही नहीं सकते। किसी चीज़ को तोड़ना शुरू करेंगे, तोड़ते रहेंगे तोड़ते रहेंगे तोड़ते रहेंगे, एक वो वाला पॉइंट आ गया जिसके ऊपर हम बोलेंगे भैया अब इसको तो आप डिवाइड नहीं कर सकते, उसे हमने अणु मान के चले। वी डोंट नो कल की डेट के अंदर एक थ्योरी आ जाए कि अणु का भी कुछ और भी छोटा होता है, बट अभी तक के लिए अणु, ओके। अभी एटॉमिक थ्योरी डाल्टन ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और लॉ ऑफ कंजर्वेशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इसके ऊपर दिया। उन्होंने क्या किया था, डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसके हिसाब से, वो थ्योरी क्या थी, ये उसके कंसेप्ट हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये पोस्टुलेट क्या मतलब होता है कि उसके क्या क्या चीज़ें उसके अंदर थी। पोस्टुलेट था पहला वाला, देखो, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एज एटम। भाई सबसे छोटी इकाई किसी भी चीज़ की एटम कहलाती है। मैटर क्या चीज़ होती है, एवरीथिंग सराउंडिंग अस इज कॉल्ड मैटर, ठीक है ना, यहाँ तक तो समझ में आता है। हर चीज़ की सबसे छोटी इकाई का नाम उसने एटम दे दिया। नंबर 2, एटम्स आर इनविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम सबसे छोटी वो इकाई जिसका ना तो हम और केमिकल रिएक्शन करके उसका कुछ और बना सकते, ना उसको और तोड़ सकते। आया समझ में? नंबर 3, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रोपोर्शन। अगर आप मैटर का मतलब जो भी चीज़ सराउंड में है, मैटर हो सकती है, आपके एलिमेंट्स हो सकते हैं, है ना। एलिमेंट क्या चीज़ हो सकती है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, ये 3 चीज़ों के अंदर विभाजित हो सकते हैं। इनको हमेशा दिमाग में रखा करो ऐसे सीरीज के अंदर, तब केमिस्ट्री समझ में आएगी, ओके। कोई भी मेटल पकड़ लिया, वो जिन एटम से मिल के बना रखा है, जैसे कि आयरन, जिन एटम से उसको मिलके बना रखा है, वो एक फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर उसके साथ में जुड़े हुए हैं। मतलब कि आयरन मेटल है तो आयरन के एटम्स आयरन के ही होंगे, ठीक है, ये उसका कहने का मतलब था। और दूसरा चीज़ भी एक फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर जुड़ के उसके अंदर बना रखा है उसने। यहाँ तक आया है समझ में? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन सभी एलिमेंट के अलग अलग एटम होते हैं और उनका सभी का अलग अलग मास होता है और सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, ठीक है। ये इससे आपको, अगर मैं ये आपको बिल्कुल मोटी भाषा में बोलूँ कि भाई लोहा एक अलग चीज़ है और लकड़ी एक अलग चीज़ है। क्यों? अब लोहा किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। लोहे को बनाने वाले एटम अलग तरह के होंगे, उन सब का नेचर अलग होगा, केमिस्ट्री उसकी अलग होगी, मास अलग होगा। लकड़ी को बनाने वाले एटम अलग होंगे, इनका मास अलग होगा, इनका नेचर अलग होगा। ये तो एक डेफिनेट से प्रोपोर्शन की बात है, तो सबको पता ही है, ये उसने थ्योरी के अंदर बोला है, परंतु याद करनी जरूरी है। एटम्स कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। यही एटम जब अलग अलग एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं, इसका मतलब ये भी होता है कि एटम्स आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि कंपाउंड बने होते हैं आखिर में एलिमेंट के जुड़ने से, और एलिमेंट के अपने अलग अलग नेचर के एटम्स होते हैं जो कि आपस में जुड़ के कंपाउंड बनाते हैं। लास्ट, रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। रिलेटिव नंबर मतलब कि एक कंपाउंड के अंदर H2O है, अगर हम H2O के अंदर से देखें तो हाइड्रोजन के एटम और ऑक्सीजन के एटम दोनों का एक फिक्स प्रोपोर्शन होगा और वे दोनों मिलके एक नई चीज़ का निर्माण कर रहे हैं जिसको हम H2O बोलते हैं।
यहाँ तक ये उसने दिया था, ये आपको ऐसा याद करने 6 के 6 पॉइंट समझा मैंने दिए हैं। लर्निंग विल बी योर वर्क। तो हाँ जी, ये देखो, इन द बिगनिंग, शुरुआत के अंदर, नेम ऑफ द एलिमेंट्स वर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस दे वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। शुरू में क्या होता था, जहाँ से जो एलिमेंट मिलना शुरू हुआ उस एरिया के हिसाब से उसको नाम दे दिया। जैसे कि साइप्रस नाम की जगह इस पे कॉपर ज़्यादा मिलता था तो साइप्रस से बना दिया कॉपर। साइप्रस की जगह पे एक जगह का नाम है, वहाँ पे धातु मिलती थी तो उसका नाम थोड़ा थोड़ा उससे सिमिलर सा साइप्रस रख दिया। फिर उसके बाद में इन्होंने कलर के नाम रखना शुरू किया, जैसे कि गोल्ड। इंग्लिश वर्ड का मतलब गोल्ड का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा येलो कलर, तो जो येलो कलर का है उसको येलो रख दिया। जैसे गांव के अंदर करते हैं, अगर कोई बच्चा थोड़ा सा काला है उसका तो उसको काले नाम रख दिया, है ना। या फिर किसी का मान लो कोई सोनीपत से तो सनपतवाड़ा, सनपतिया, ये लगभग यही सब चीज़ें करा। आया समझ में। परंतु इस चीज़ को आप इंटरनेशनल लेवल पे तो नहीं लेके जा सकते। अभी आप यहाँ से जाके और किसी को आप बोलोगे कि यूएस के अंदर जाके कि ये सनपतिया है, तो यू विल व्हाट द हेल इज सनपतिया, ओके। सो दे फाउंड अ सिस्टम कि भाई ऐसे नहीं चलेगा यार, एक बिल्कुल फिक्स सिस्टम होना चाहिए कि इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। मतलब काइंड ऑफ जैसे हमारा आजकल आधार कार्ड बनता है, पहचान भाई फिक्स होनी चाहिए। ऐसे नहीं होएगा कि आधार कार्ड के अंदर कोई नाम काड़ा इज नॉट अ नेम, तो एक नाम होना चाहिए सिंपल। साइंटिस्ट ने सोचा होना चाहिए। हमारे आधार कार्ड शुरू हो रखा है, उन्होंने एक उस टाइम के ऊपर ऐसे ही शुरू किया IUPAC। IUPAC क्या चीज़ होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जितनी भी केमिस्ट्री होती है ना, ये उसका मैंने बताया ना कि जब थ्योरी निकलती है फिर साइंटिस्ट आपस में बैठते हैं, फिर उसके ऊपर ये IUPAC का काम है, पूरी काउंसिल है ये, ठीक है। अप्रूव्स नेम्स ऑफ एलिमेंट, और ये एलिमेंट्स का नाम अप्रूव करती है कि भाई अच्छा कितने एलिमेंट नोन है। मोर देन 118 एलिमेंट अभी तक नोन है। 118 धातुएं, अधातुएं, टोटल एलिमेंट, चाहे वो मेटल हो, चाहे नॉन मेटल हो, चाहे मेटलॉइड हो, ठीक। जो भी कुछ मिलता है वो हमारा मैटर है प्रकृति के अंदर। मैटर क्या चीज होती है? मैटर के अंदर एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स 3 तरह की चीजें हो सकती हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। कुल मिला के अभी तक 118 हम जानते हैं। उनके नाम 118 के नाम अलग अलग देने पड़ेंगे, है ना। 1 या 2 तो ठीक है, काला पीला बोल दो, परंतु 118 नहीं चलेगा नाम दिए बगैर। अब काला बोले तो पता नहीं कितने सारे काले रंग के हैं, यूँ थोड़ी है सभी का काला ही है, काला है तो 100 लोग उठ के आ जाएंगे, तो नाम देना शुभ था। IUPAC वालों ने बोला कि हाँ जी हम नाम दिया करेंगे। यहाँ तक आया समझ में। अब आगे देखो, मैनी ऑफ द सिंबल्स, उन्होंने कुछ रूल बनाए फिर अभी, जैसे कि आधार कार्ड में लिखते हुए कहीं पहले फर्स्ट नेम फिर सरनेम, ऐसे ही लिखा जाएगा हमेशा। ऐसे इन्होंने क्या लिया, सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि 2 लेटर से सिंबल बनाया जाएगा मैक्सिमम, ऐसा है जैसे या तो 1 से हो जाएगा या 2 से हो जाएगा। दूसरा उन्होंने रूल बनाया, पहले वाला लेटर कैपिटल में लिखा जाएगा, दूसरे वाला हमेशा छोटे में लिखा जाएगा। जैसे कि कॉपर, कॉपर होता है CU, तो ये नहीं है कि C और फिर बड़ा U, नहीं, C बड़ा U छोटा। आया समझ में, सिंपल सा रूल है ये। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन को H लिखा जाता है, एल्यूमिनियम को Al, देखो A बड़ा L छोटा, नॉट Al। कोबाल्ट CO नॉट CO। आया समझ में, ठीक है। तो आगे फिर क्या है, बाकी उन्होंने अदर सिंबल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम्स एंड एलिमेंट्स इन द लैटिन, जर्मन्स और द ग्रीक। ये जर्मन और ग्रीक के बहुत इन्फ्लुएंस है, क्यों भाई, वहीं के लोगों का ज़्यादातर डिस्कवरी फाइंड आउट होती है, उन्हीं का सारा है, तो उन्हीं के ग्रीक लेटर से आए हुए हैं बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि फेरस, ये ग्रीक वर्ड है, फेरम। सोडियम इज नो फ्रॉम द नेट्रियम, पोटेशियम K फ्रॉम द कैलियम। देयरफॉर ईच एलिमेंट हैज द सेम एंड द यूनिक केमिकल सिंबल। नीचे टेबल 3.1 दे रखी है, एल्यूमिनियम, आर्गन, ये आपको याद भी करनी है। अगर केमिस्ट्री आपके पास होना है तो आप कम से कम इतना जरूर पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होगा, Al। परंतु जरूरी नहीं है कि जैसे कैल्शियम का नाम है, एल्यूमिनियम का मतलब Al ही होगा, A से ही शुरू होगा। कैल्शियम का मतलब Ca से ही शुरू होगा। कई जगह पे गड़बड़ भी है,
जैसे कि लेड, लेड, अब एल से नाम आपके इस दिमाग में क्या आएगा, इसका तो एल से नाम शुरू होना चाहिए, नहीं, इसका नाम होगा पीबी, ठीक है। तो ये इसलिए आपको याद करने जरूरी है। अब आया समझ में? The above table is given for you whether you study about element. Do not bother to memorize all in one go. With the passage of the time, repeated usage, धीरे धीरे सब आपको याद हो ही जाएगा, चिंता ना करो। परंतु आज कष्ट ले लोगे तो कल के लिए आसान बात हो जाएगी। तो कष्ट ले लो और इनको याद कर लेना। इनके सब कल मैं पूछूंगा आपसे कैसे। सोडियम को क्या बोलते हैं भाई? सोडियम का सिंबल क्या होगा आप बताओगे मेरे को? Na। एल्यूमिनियम का क्या होगा? Al। ठीक है। अब आ जाते हैं हम अगले उसके ऊपर, एटॉमिक मास के ऊपर। एटॉमिक मास की कहानी से पहले सबसे पहले दोबारा से डाल्टन की थ्योरी पे आती है। डाल्टन ने एक चीज़ तो आपको बता दी थी भाई, हर चीज़ का एक मास होता है। सारे एलिमेंट एटम से बनते हैं, उनका एक मास होता है और वे सभी एक फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर एक किसी चीज़ के अंदर जुड़े होते हैं। यहाँ तक तो थ्योरी क्लियर थी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी बता दिया था कि मास केमिस्ट्री के अंदर ना तो बनाया जा सकता ना तोड़ा जा सकता, ये भी क्लियर था। अभी क्या है, ईच एलिमेंट हैड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एटॉमिक मास, देयर थ्योरी कुड बी एक्सप्लेन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, सो वेयर द साइंटिस्ट वर प्रॉम्प्टेड। ये जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन अभी आपने पीछे पढ़ा है ना, ये थ्योरी पास कर दी भाई। ये जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ एलिमेंट्स है ना, IUPAC, इसने पास कर दिया उसको कि हाँ भाई ये थ्योरी ठीक है। थ्योरी पास हो गई तो हर किसी का दिल करने लगा यार हम एटॉमिक मास निकाल के देखें। फॉर एग्जांपल सोना, सोने के जो एटम्स हैं उसका कितना मास होगा, दिमाग में आने लग गया। अब मैं आपको बोलूं कि भाई आप सभी के अंदर एक आत्मा है और आत्मा का अपना अलग अलग वजन है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? मेरी आत्मा का क्या होगा? 2 ग्राम है, 3 ग्राम की है, हल्की है, भारी है, ठीक है। तो सबका इंटरेस्ट जगा कि इसका मास करते हैं। तो उन्होंने फिर दोबारा से एक नया क्वेश्चन आ गया, नापे कैसे? मास तो ठीक है, नाप तो लेंगे पर तो नापे कैसे? कोई किसी ने बोल दिया कि इतना होगा, ये तो कोई नहीं है, इतना होगा। किसी ने बोल दिया इतना होगा ना, ये इतना से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले तो नाम देना पड़ेगा यूनिट को। जैसे कि हम बोझ नापने के लिए किलोग्राम यूज़ करते हैं, अब किलोग्राम में तो नहीं नपेगा भैया, एटम एटम तो बिल्कुल दिखाई भी नहीं देता। तो उन्होंने उसके लिए बनाया क्या सिंबल? न्यू, छोटा u, जिसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि एटम्स को जब भी हम उसके आगे न्यू लिखा जाएगा, यूनिफाइड मास उसका मतलब होता है एटम्स को किस में नापते हैं? यू के अंदर, ठीक है। पर दिखती सी बात है, बहुत छोटी चीज़ की बात कर रहे हैं हम, तो उसका मास बहुत छोटा ही होगा, है ना। दूसरी चीज़ फिर उन्होंने सबसे पहले जैसे कि किसी चीज़ को नापने के लिए यूनिट तो बता दी। अब कितना नापते कैसे हैं किसी चीज़ को? बाट भी तो रखने पड़ेंगे, किसी को आपको करना पड़ेगा। 4 किलो दे दे तो 4 किलो के बाट रखोगे। फिर उनके दिमाग में आया कि चलो यूनिट तो हमने बना ली, पर भाई बाट भी तो चाहिए, किस चीज़ से नापें इतनी छोटी चीज़ को। तो फिर उन्होंने एक चीज़ उनके दिमाग में आई, किसी फ्रूट सेलर को आपने भी देखा होगा। पहले ये उनके दिमाग में क्या आई, पहले मैं आपको बता देता हूँ। कई बार देखा होगा कि आपने सब्जी लेने गए हो, सब्जी लेने के लिए गए और वहाँ पे जो सेलर था उसने एक तरबूज उठा लिया। आपने तरबूज को बोला भाई मैं तरबूज दे दे। तरबूज उसने बोला जी ठीक है ये लो तरबूज। उसके पास बाट नहीं थे, 12 किलो का तरबूज था मान लो, ठीक है। फिर आपने बोला नहीं भाई मेरे को तो 1 किलो तरबूज चाहिए। तो वो बोलेगा कि मान के चलो कि ये वाला तरबूज पूरा 12 किलो का है, मैं इसको 12 भागों में विभाजित कर देता हूँ, ठीक है। उसका 1 भाग यहाँ रख देता हूँ बाट की जगह पे, और कोई भी दूसरा उसके अंदर से उठा लूँगा और उसके बराबर से मैं नाप दूंगा, तो आपका 1 किलो मान लोगे आप उसको। मानना तो कुछ ना कुछ तो पड़ेगा ही, हालांकि आप लड़ भी सकते हो उससे, ना भाई ऐसे कैसे, परंतु आपने और उसने दोनों ने एक समझौता कर लिया कि मान लो 12 किलो का तरबूज मान के चलो भैया, ठीक। और ये वाला तरबूज सबसे बढ़िया था, आपने उसने मिलके छांट लिया भाई ये वाला तरबूज को मान के चलेंगे। उसका एक हिस्सा आपने एक बाट के अंदर रख दिया। फिर आपने बोला कि अच्छा टमाटर भी ले रहा है, वो बोला तरबूज तो नाप दे, चल टमाटर और नाप दे 1 किलो पे। तो फिर उसने उसी को बाट की तरह रखा, कर लिया। तो मतलब मान के फिर आप सेटिस्फाई होकर अपने घर आके सब्जी लेके, है ना। परंतु अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता
तो फिर आपका तो कभी नपत ही नहीं होती, आपका दुकानदार अपनी जगह अड़ा रहता है, आप अपनी जगह अड़े रहते हैं। आप कहते हैं ना किलो तो मतलब इतना होता है, वो कहेगा इतने में ही होते हैं, ठीक है, संख्या भी नहीं डिसाइड कर सकते थे। इसी तरीके से भैया साइंटिस्ट ने भी आखिर में आके कहीं ना कहीं समझौता किया, भाई ऐसा करते हैं। पहले तो उन्होंने लिया ऑक्सीजन को, लड़ाई होगी, फिर कुछ ने बोला कि नहीं ऑक्सीजन नहीं लेनी जी, ऑक्सीजन नहीं लेनी। फिर उन्होंने कार्बन उठा लिया। जैसे 12 किलो का उदाहरण दिया ना इनको तरबूज, सी का नंबर होता है आइसोटोप, आइसोटोप होता है मतलब कार्बन का आइसोटोप, उसका 12 ही नंबर था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि कार्बन का हम अगर 12 तरबूज की तरह 12 भागों में विभाजित कर लें तो उसका एक पोर्शन हम 1 न्यू के बराबर मान के चलेंगे, ठीक है, जैसे 1 किलो हमने मान के चला था, ठीक। अब हमें जिसका भी कुछ भी, चाहे हाइड्रोजन के एटम नापने हो, चाहे नाइट्रोजन के एटम नापने हो, उस केस में बोलूँ तो चाहे टमाटर नापने हो, चाहे आलू नापने हो, हमारे को वो एक एटम के हिसाब से का बाट में रख देना है और उसके हिसाब से हम अंदाजा लगा के तोल लें। यहाँ तक आता है समझ में? ऐसे ही उन्होंने क्या किया, कार्बन का एटॉमिक नंबर उसका होता है 12, तो उन्होंने 1 न्यू का मतलब समझा कि भाई 1 यूनिट एटम ऑफ कार्बन से हम नापना तोलना शुरू करेंगे। आया सबकी समझ में? यहाँ से इन्होंने एटॉमिक मास का कंसेप्ट शुरू किया। अब आगे जाके इन्होंने क्या पता लगाया, ये देखो टेबल 3.2 देखो, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, एटॉमिक मास लिखा हुआ है ना, देखो आगे किताबों में देखो टेबल नंबर 3.2 दिखाई दे रहा है? आगे लिख रखा है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के आगे न्यू लिख रखा है ना। तो कार्बन का तो था, देखो 12 था कार्बन का, ठीक है। तो कार्बन का मान के अगर पूरी की पूरी अब कार्बन नापे तो 12, वही 12 किलो का तरबूज। अब इसके हिसाब से ही हम नाप रहे हैं, ये याद रखना। तो क्या पता चला, सोडियम का तो 23 हो गया, क्लोरीन का 35.5 नाप गए, कैल्शियम का 40 नाप गए। तो इस हिसाब से इन्होंने अपना मास निकालना शुरू किया। इज इट क्लियर? अब हाउ डू एटम एग्जिस्ट, ये वाले अब एटम्स होते कैसे हैं, अब बंद कर दो इसको।